शाम के 4:30 बज रहे हैं और आपके साथ मैं हूं शीरीन। और सबसे पहले 4:30 बजे की 4 बड़ी खबरें क्या हैं जरा वो जान लीजिए। सबसे पहले आप पहली बड़ी खबर क्या है, संसद में बोलेंगे मोदी, निशाने पर होंगे विरोधी। दूसरी बड़ी खबर है धर्मगुरु गिरफ्तार, मुंबई में आखिर इस पर क्यों मचा है बवाल। और इसके बाद जो तीसरी खबर है वो भी जल्दी से आपको बता दें, हॉर्स ट्रेडिंग का जो आरोप, अब इस पर आम आदमी पार्टी को जवाब देना है, जवाब मांगा जा रहा है। और इसके बाद अगली खबर यानी कि चौथी खबर, यूपी सरकार का बजट 24 पर नजर। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं 4:30 बजे की। लेकिन अब जिन पर हम चर्चा करेंगे, पहली खबर हॉर्स ट्रेडिंग का जो आरोप है, आम आदमी पार्टी जवाब दो, इनसे जवाब मांगा गया है। दूसरी खबर है यूपी सरकार के बजट की, जिस पर निगाह है 24 पर नजर क्यों बनी हुई है। तो ये 2 बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी, वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए और साथ ही आप दीपक रावत हमारे संवाददाता दोनों को देख रहे हैं। तो इन दोनों हमारे संवाददाताओं से हम चर्चा करें। लेकिन पहले जरा बड़ी खबर क्या है, यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है। 7,36,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसानों तक योगी का फोकस है। काशी, मथुरा, अयोध्या के लिए उसमें सौगात है। योगी ने बजट को प्रभु राम को समर्पित किया है। तो ये बजट सबसे बड़ा बजट है यूपी के इतिहास में। और कैसे इसके जरिए नजर 24 पर है आप समझ सकते हैं। तो आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और इस पर बात करने के लिए सीधे वीरेश पांडे का रुख करते हैं। वीरेश, समझा जा सकता है चुनावी साल है और इसीलिए इतिहास का सबसे बड़ा बजट 7,36,000 करोड़ का। देखिए, ये 80 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। जो लोकसभा का चुनाव है उसके पहले का ये बजट है, तो ये किसानों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है, ये बेरोजगारों के लिए है, ये युवाओं के लिए है। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई जाति नहीं है, बल्कि ये सब जातियां हैं जो कमजोर हैं, यानी जो कमजोर हैं और सबसे ज्यादा वोटर हैं, जिनका कमिटमेंट है वोट के लिए, उनके लिए ये बजट है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये चुनावी बजट है। लेकिन राम के नाम से, प्रभु राम का नाम लेकर जिस तरीके से ये समर्पित किया गया है बजट, इसलिए जो धार्मिक पर्यटन है उसको भी बढ़ावा देने वाला ये बजट है। साथ ही साथ यूपी के आर्थिक विकास के उत्थान के लिए भी ये बजट बहुत मायने रखता है। इसलिए इस बजट को हम कह सकते हैं कि चुनावी है। लेकिन इस बजट को यूपी को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिहाज से भी ये बजट बहुत मायने रखता है। सिरिन, बिल्कुल चुनावी बजट, और ऐसे में देखिए इस पर अब राजनीति ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यूपी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव बरसे हैं। जरा बता दें उन्होंने क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि यूपी का बजट गुमराह करने वाला है, जनता को भटकाने वाला है, धोखा देने वाला है। पीडीए के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव का ये बयान यूपी के बजट पर, कह रहे हैं कि गुमराह करने वाला बजट है ये। कहने के तो बजट में कई फसलों के नाम लिए उन्होंने, लेकिन कहीं भी सरकारी खरीद और एमएसपी की बात को लेकर के सरकार चुप है। कमाल तो तब है जब सबसे बड़ा बजट बोल रहे हो। 7 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़ तक बजट पहुंचने जा रहा है और उस समय नौकरी रोजगार नहीं है हाथ में, बच्चों को लाइन में लगना पड़ रहा है और एक भी जगह नौकरी की बात नहीं है। लगातार रोजगार की बात सरकार कर रही है। तो क्या इजराइल में जो बच्चे जाएंगे, क्या वो सम्मान का रोजगार होगा? ये केवल बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी का ये बजट आया है, यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट। और इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जिस तरीके से आरोप लगाया गया अखिलेश यादव, विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। दीपक से इस पर बात करते हैं। दीपक, देखिए यूपी सरकार का बजट, और जाहिर तौर पर इससे ये कहा जा रहा है कि 24 के चुनाव में नजर उन 80 सीटों पर है जिन्हें जीतने का ये लक्ष्य साधा गया है। लेकिन विपक्ष की तरफ से इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं सीधे सीधे कि ये गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा।
जी, ज़ाहिर तौर पर बजट पेश होने से पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि इस बार बजट ऐसा होना चाहिए कि लगे कि इसमें तमाम विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उस वक्त भी अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि खाली जुमले ना नज़र आएंगे और चुनाव को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर बजट तैयार किया जाएगा, और कुछ वैसा ही बयान उनका बाद में भी सामने आया है। लेकिन जिस तरीके से बजट की रूपरेखा को देखें और समझें तो उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है, तमाम कार्यों का जिक्र किया गया है। राम मंदिर से लेकर तमाम चीज़ों की बातें उसमें कही गई, किस तरीके से काम अब तक बढ़ा है और उसको आगे बढ़ाने की बात कही गई है। तो ऐसे में विपक्ष लगातार हमला योगी सरकार पर कर ही रहा है, चाहे वो राम मंदिर के समय की बात हो, अयोध्या के आसपास जो विकास कार्य देखा गया उसमें भी अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान आया था कि अयोध्या के आसपास भी कई सारे काम जो हैं वो अखिलेश की सरकार के टाइम पर भी हुए थे, तो उनका जिक्र योगी सरकार नहीं करती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच वाद विवाद आगे भी जारी रहेगा। शिरीन, बिल्कुल, देखिए विपक्ष अब सवाल तो खड़े करेगा ही, लेकिन वीरेश आपसे इस पर बात करते हैं आगे कि आखिर ये जिस तरीके से एक बड़ा बजट, सबसे बड़ा बजट, सभी तबकों को तो साध लिया गया, अब फायदा होगा या नहीं तो चुनावों के बाद, लेकिन उससे पहले की तैयारी तो पूरी है सरकार की। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये योगी और मोदी की जोड़ी है, ये डेडली कॉम्बिनेशन है और इसका तोड़ जो है अखिलेश राहुल के पास नहीं है। यही वजह है कि 17 का चुनाव जीते, 14 जीते, 19 जीते, 22 जीते और 24 के जीतने की तैयारी है। ये पराक्रम की पराकाष्ठा वाली पार्टी है, इसलिए ये जमीन पर काम करती है, बजट भी लाती है। तो 80 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कैसे जीत हो, कैसे समीकरण हासिल किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी करना जानती है। अब विपक्ष नहीं करना जानती है तो ये न जाने, ये उसका दुर्भाग्य है, ये उसका कह सकते हैं कि निकर मड़ेता है अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं। रही बात विपक्ष की आलोचना की, तो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, तो आलोचना नहीं करेंगे, समर्थन करेंगे तो पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी करने जा रहे हैं। वो राजनीति कर रहे हैं, अगर राजनीति कर रहे हैं तो पार्टी का विलय नहीं करने वाले हैं तो विरोध करेंगे। विरोध विरोध के लिए है, ये जनता समझ गई है कि इनका विरोध के लिए है, केवल विरोध करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस बजट में कुछ ऐसा न हो कि उसकी तारीफ की जाए, लेकिन ये बड़ा दिल विपक्ष के नेताओं के पास नहीं है कि अपनी उदारता को दिखा सके, ये जनता बखूबी जानती है। इसीलिए हंस रहे कि विपक्ष सरकार के कामों का यहाँ तारीफ कर दे या फिर उसके बारे में कुछ अच्छा बोल दे, क्योंकि राजनीति, और जाहिर है राजनीति में अपनी अपनी तरफ से सब बयानबाजी देते। बात अब करेंगे आम आदमी पार्टी की मुश्किल की। दिल्ली पुलिस को जवाब नहीं देंगे अभी केजरीवाल, जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, क्राइम ब्रांच ने क्योंकि जवाब मांगा है, केजरीवाल को इस बाबत नोटिस भी जारी किया गया था। आतिशी और केजरीवाल को आज इस पर जवाब देना था, लेकिन लिखित में विस्तार से बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने उन क्राइम ब्रांच के अफसरों को भेजा वही हैं इसके पीछे, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। और वो जो लेटर लेके आया था, कोई एफआईआर का जिक्र नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह की नौटंकी से देश की तरक्की नहीं है। अच्छे काम करने चाहिए, दुनिया देश के लिए काम करने चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जो इस नोटिस को नौटंकी बता रहे हैं, दीपक से इस पर बात करते हैं। दीपक, जवाब फौरन क्यों नहीं देना चाहती आम आदमी पार्टी, बाद में लिखित में देंगे, ये क्यों? देखिए, अरविंद केजरीवाल से लगातार ये सवाल पूछा गया आज भी और पहले भी कि आप जवाब क्यों नहीं देते, जब आप इतना बड़ा आरोप लगा देते हैं कि आपके 7 विधायक खरीदे जा रहे हैं, 25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, बीजेपी की टिकट का ऑफर भी है, मंत्री बनाने का भी ऑफर है, तो कहीं तो कुछ तो आया होगा, चाहे मेल आई होगी, चाहे फ़ोन आया होगा। इसके जवाब पे वो कहते हैं कि आप दिल्ली को क्यों देख रहे हैं, आप कर्नाटक को देखिए, आप महाराष्ट्र को देखिए, आप गोवा को देखिए कि वहाँ पर किस तरीके से सरकारें गिराए गए, किस तरीके से विधायक खरीदे गए। कुछ वैसा ही सिलसिला यहाँ पर होने वाला है। तो आज भी जब उनसे ये पूछा गया तो बाकी राज्यों का जिक्र करते रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके पास कौन से ऐसे तथ्य हैं जो उनको सामने रखने चाहिए। नोटिस के बारे में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि नोटिस में कोई धारा, कोई सेक्शन नहीं है, कोई एफआईआर नहीं लिखी हुई है, तो ऐसे में उस नोटिस का जवाब उनको कब देना है, किस तरीके से देना है, वो बाद में लीगल तरीके से इसमें तय करेंगे। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी इस नोटिस का जवाब देने के मूड में नहीं है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब ये भी नहीं बता रही है कि उनके पास ऐसा कौन सा प्रूफ है जिसके जरिए वो ये कह रहे हैं कि उनको 7 एमएलए या 20 एमएलए खरीदे जा रहे हैं। श्री
ठीक है, अब देखना होगा क्या जवाब मिलता है, क्या जवाब दिया जाता है और कब दिया जाए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जरूरत पड़ी तो फिर से चुनाव कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, अधिकारी मतपत्र कैसे खराब कर सकता है, ये पूछा है कोर्ट ने। ऐसी हरकत के लिए मुकदमा चलना चाहिए। तो धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सीधे रुख करेंगे निपुण सहगल, हमारे संवाददाता। निपुण, बताइए जरा कोर्ट ने क्या और टिप्पणी में कहा है। देखिए शिरीन, ये वीडियो दिखाया गया था चीफ जस्टिस को, जो याचिकाकर्ता थे कुलदीप कुमार, उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार थे मेयर चुनाव में, जो वो हार गए थे। उस वीडियो को देखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पीठासीन अधिकारी बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रहे हैं और उनका सारा कंडक्ट संदिग्ध है। वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो मतपत्र हैं जो कि बीजेपी उम्मीदवार के विरोध में या कांग्रेस आप उम्मीदवार के समर्थन में पड़े, उनको खराब किया जा रहा है। ये रवैया बिल्कुल डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की जड़ों को उखाड़ने वाला रवैया है और इसके लिए तो मुकदमा चलना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है और कोर्ट ने यही कहा है कि इस वीडियो को और मतपत्र को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को सौंप दिया जाए, क्योंकि वहां पर भी अभी ये मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की कि जरूरत पड़ी तो दोबारा वहां पर चुनाव करवाए जाएंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास भी लंबित रखा है मामले को, लेकिन कहा है कि मतपत्र और सारे रिकॉर्ड और ये वीडियो भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को सौंप दिए जाए ताकि इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। बिल्कुल, तो ये सख्त टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जरूरत पड़ी तो फिर से चुनाव कराए जाएंगे। दीपक से इस पर बात करते हैं। दीपक, ये तो एक तरीके से देखिए सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी जो है वो उनसे उन आरोपों को बल मिल रहा है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए थे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया था। कुछ दिन पहले ही आपने देखा है दिल्ली में किस तरीके से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी उसमें शामिल हुए थे। तब ये कहा गया कि करीबन 10 से 12 वोट कैंसिल करना और सीधे कैमरे के सामने कैंसिल करना प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से ये संविधान के खिलाफ है। और सीधे तौर पर इसको लेकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बयान भी सामने आए कि अब जब इंडिया अलायंस की बात इसलिए यहाँ पर हो रही थी क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर ये चुनाव लड़ रही थी। तय ये हुआ था कि मेयर जो आम आदमी पार्टी का होगा, 2 डिप्टी मेयर होंगे जो कांग्रेस के होंगे। तो इसी गठबंधन के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा था और लगभग जो आंकड़े थे वो आम आदमी पार्टी के हक में थे और ये माना भी जा रहा था। 20 से ज़्यादा करीबन जो वोट हैं वो इनके पक्ष में जा रहे थे, लेकिन 12 वोटों को कैंसिल करना जिसमें से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। तो काफ़ी इसको लेकर चर्चा हुई और इसी को लेकर प्रोटेस्ट भी किया गया और यही वजह कि उसी दिन कोर्ट चली गई थी पार्टी आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर। उनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से जरूर इसमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी और वो मिलती हुई भी नजर आ रही है। जाहिर है क्योंकि बड़ा प्रदर्शन किया गया था और सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाए गए थे और इस पर सुप्रीम कोर्ट की आज ये सख्त टिप्पणी। निपुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। निपुण, तो क्या कहा है कोर्ट ने आगे इसे लेकर? अधिकारी मतपत्र किस तरह से खराब कर सकता है और इसको लेकर अगर दोबारा चुनाव कराए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो क्या कोई तारीख या अगली सुनवाई, कोई ऐसी बात कही गई क्या? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाईकोर्ट को फिलहाल ये सारे रिकॉर्ड सौंप दिए जाएं, यानी हाईकोर्ट के पास से मामला अपने पास ले लिया है। हाईकोर्ट ने दरअसल 3 हफ्ते बाद का समय दिया। इसको लेकर कुलदीप कुमार यहाँ पर लंबित रखा है। सिर्फ ये निर्देश दिया कि हाईकोर्ट जल्दी सुने इसे और ये कहा है कि हम चुनाव दोबारा करेंगे। वो चुनाव कैसे होगा, कब होगा, तो एक तरह से कहा जाए कि एक मौका दिया गया है पीठासीन अधिकारी को और जो भी ठीक है निपुण, आपकी आवाज सही से आ नहीं पा रही है, फिर से आपसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेयर चुनाव, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जो सुनवाई हुई उसमें सख्त टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि ऐसी हरकत के लिए तो मुकदमा चलना चाहिए। आखिर ऐसे कैसे किया जा सकता है, अधिकारी मतपत्र कैसे खराब कर सकता है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आगे जरूरत लगी तो फिर चुनाव कराए जाएंगे।